नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सिंह एक बार फिर से आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ। वैसे जो भी टॉपिक लेकर उपस्थित होता हूँ मैं सारे बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए देखते हैं। आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में पहले एक लेक्चर आपको आ चुका वर्ल्ड ज्योग्राफी में सौरमंडल या जिसको इंग्लिश में सोलर सिस्टम बोलते हैं। उसी में से आज हम फिर से सौरमंडल में या अंतरिक्ष विज्ञान का अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं सिस्टम क्या है, कैसे कौन कौन सी चीज़ें मुझे कैसे पढ़नी है, फिर उसके बाद हम चीज़ें आगे सामने स्टार्ट करते हैं। जैसे हम ये तरीका है, सबसे पहले हम एस्ट्रोनॉमी यानी अंतरिक्ष या खगोल विज्ञान, ठीक, एस्ट्रोनॉमी। उसके बाद हम पढ़ेंगे जियोलॉजी के बाद टोपोग्राफी के बाद जियोग्राफी। एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान या इसी को अंतरिक्ष विज्ञान बोलते हैं। अगला जियोलॉजी में भूगर्भ शास्त्र का अध्ययन करते हैं। भूगर्भ यानी पृथ्वी के अंदर की चीज़ों का अध्ययन जियोलॉजी कहलाता है। टोपोग्राफी यानी स्थलाकृतियाँ, पर्वत, पठार, ये सब चीज़ों का, नदी, घाटी। जियोग्राफी में पृथ्वी के ऊपरी स्थल, धरातल का अध्ययन जो है जियोग्राफी के अंदर भूगोल, ठीक, ये एक तरीका होता है। तो हम जो सबसे पहले जिस चीज़ का अध्ययन करेंगे वो है आपकी एस्ट्रोनॉमी में हम आज पढ़ेंगे तारा, अर्थात तारे की उत्पत्ति कैसे होती है। क्लियर? तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, बहुत पूछा जाता है और थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएटिंग टॉपिक है। अक्सर लोग इसको बहुत पढ़ाते हैं लेकिन कन्फ्यूजन बना ही रहता है। तो मैं बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही सरल शब्दों में पढ़ाने की कोशिश करूंगा ताकि चीज़ें आके समझ में आए और बहुत ही लाजवाब तरीके का इस्तेमाल करूंगा। तो चलिए देखते हैं तारे की उत्पत्ति कैसे होती है, कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर तारे की उत्पत्ति होती है। देखिए, ये गैस के कण जब विरल अवस्था में होते हैं, पहली कंडीशन यही होती है, जब गैस के कण विरल अवस्था में होते हैं, यही जब संकेंद्रित होते हैं, अर्थात केंद्र की ओर एक दूसरे की ओर मिलने लगते हैं। ये देखिए, घने हो गए, नज़दीक हो गए, ये इसको हम बोलते हैं निहारिका, अर्थात निहारिका को इंग्लिश में बोलते हैं नेबुला। गैसों की धुंध या गैसों का भंडार या गैसों के बादल, इन सबको निहारिका बोलते हैं। निहारिका के बाद की जो कंडीशन आती है उसको बोलते हैं लाल दानव जो होता है वो जो है निहारिका या तारे की लास्ट कंडीशन होती है। अर्थात यहाँ पर लाल दानव, इंग्लिश में लाल दानव, इंग्लिश बोलते हैं रेड जेंट, ठीक। इसमें ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो यहाँ पर ऊर्जा का स्रोत होता है हाइड्रोजन जब हीलियम में संलयित होती है, यानी फ्यूजन, संलयन। जब हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है तब इसी के मतलब अगर आपसे पूछ ले एग्जामिनर कि ईंधन क्या होता है, ईंधन के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं निहारिका में या रेड जेंट में, तो वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं हम हाइड्रोजन और हीलियम का। हाइड्रोजन ही हीलियम के रूप में संलयित होती है, तब यहाँ पर ऊर्जा और उष्मा का रूप लेते हैं। जब निहारिका के बाद जब ये और नज़दीक आ जाते हैं, बिल्कुल जैसे ठंडी के, जैसे आप दूर दूर बैठोगे तो उष्मा एक दूसरे से दूर है तो उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं होगी, लेकिन जैसे ही एक दूसरे से आप चिपक के बैठेंगे तो क्या है, आपस में गर्मी तैयार हो जाएगी। और जब गर्मी बन के तैयार होगी तो क्या होगी, आग लग जाएगी। गैस है तो आग लग जाती है। तो जब गैस का रूप ले लेता है तो तारा कहलाता है। जब गैस का रूप ले लेता है तारा कहलाता है, उसमें उष्मा और प्रकाश दोनों विद्यमान हो जाते हैं। तो इस कंडीशन को हम तारा कहते हैं। और तारे का जब 90% ऊर्जा या ईंधन समाप्त हो चुका होता है तब ये तारा लाल दानव का रूप लेता है। लाल दानव यानी रेड जेंट का। क्लियर? फिर लाल दानव फिर दो कंडीशंस में कन्वर्ट होता है। एक लाल दानव को मतलब जैसे आपका सूर्य है, तो सूर्य जो है आपका वो वर्तमान में अगर आप देखें तो 5 अरब वर्ष जी चुका है, अगले 5 अरब वर्ष और जीजेगा, ठीक, अर्थात टोटल 10 अरब वर्ष उसकी ज़िंदगी है। तो जब सूर्य का 90% ऊर्जा समाप्त हो चुकी होगी
जो बची हुई 10% ऊर्जा होगी, तो 10% जो ऊर्जा बचेगी तब वो 90% बनने के बाद वो लाल दानों का रूप लेगा। लाल दानों में तारा जो है थोड़ा उसका आकार बढ़ जाता है, लाल दानों में आकार उसका बढ़ जाता है, जिसकी वजह से लाल दानों के पास ये तारा दो कंडीशंस में डिवाइड होता है। कौन कौन सी दो कंडीशंस होती हैं? पहला होता है श्वेत वामन, जो तारा बनता है वो होता है श्वेत वामन। श्वेत वामन में क्या होता है, जब यहाँ तो 90% तक ऊर्जा खत्म हो चुकी है, जब ये तारा 95% ऊर्जा लेस हो चुकी होगी, यानी समाप्त हो चुकी होगी, तब जो तारा रूप लेगा वो श्वेत वामन कहलाएगा। श्वेत वामन को इंग्लिश बोलते हैं व्हाइट डॉर्फ। व्हाइट डॉर्फ मीन्स क्या होता है? बौना। यानी क्या है, ये इससे छोटा होगा, बौना होगा। छोटा बड़ा कैसे आप जानेंगे? देखिए, किसी भी चीज़ की तुलना करने के लिए, कंपैरिजन करने के दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुलना दो ही चीज़ों में होती है। ये इंग्लिश ग्रामर में आप पढ़ते हैं, ठीक। रीजन है कि जैसे आप मेरे सामने आएंगे तो या तो मैं आपसे छोटा होऊंगा, कब? जब आप मेरे से बड़े होंगे, या मैं आपसे बड़ा होऊंगा तब जब आप मेरे से छोटे होंगे। तो कंपैरिजन हुआ। अगर एक वस्तु है, ना तो वो बहुत सुंदर है, ना ही खराब है, ना ही अच्छी है, ना ही बुरी है, ना ही लंबी है, ना ही छोटी है, ठीक। तो वो कब होगा? जब कंपैरिजन किसी चीज़ से करोगे तब वो सुंदर, अच्छा, बुरा तब होगा। हाँ, एक चीज़ और जान लें, ये जो यहाँ पर ये ईंधन है, फ्यूल जो यहाँ पर है, ये ना ही ठोस है, ना ही द्रव है, ना ही गैस में है, तो है किस में? प्लाज्मा के रूप में। प्लाज्मा के रूप में। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा भाई 5 कंडीशंस होते हैं किसी भी पदार्थ की: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बीसी, बोन्स, आइंस्टीन, कंडेंसेट, ठीक। तो जो चौथी अवस्था है प्लाज्मा, इसमें पाई जाती है। प्लाज्मा होता क्या है? सॉलिड और लिक्विड का जो मिक्सअप होता है वो आपका प्लाज्मा कहलाता है। जैसे क्रीम ले लो, क्रीम, मलाई, दूध की मलाई क्या है? प्लाज्मा के रूप में। ना ही लिक्विड है, क्योंकि पानी क्या है? लिक्विड रूप में। लिक्विड वो होता है कि जैसे पानी को वैसे उठाओ और टपक से, फटाक से टपक जाए, वो होता है लिक्विड। ठोस क्या होता है? जो टपके ना, सॉलिड होता है, सॉलिड, ठीक, मजबूत, वो ठोस होता है। और गैस क्या होती है? जो वायुमंडल में फैली होती है वो गैस हो जाती है, पानी का वाष्पीकरण गैस के रूप हो जाता है। तो इसके जो प्लाज्मा, जैसे शहद है, शहद आपका प्लाज्मा ग्रुप है, यानी उठाओ तो पानी के तरीके गिरे भी ना, लेकिन ठोस सॉलिड के तरीके बने भी ना, तो होता है प्लाज्मा, ठीक। तो इस कंडीशन में यहाँ पर फ्यूल होता है किसी भी तारे में, क्लियर। जब तारा निहारिका के बाद जब तारा 90% समाप्त हो जाता है, ऊर्जा उसकी समाप्त हो जाती है, तो वो लाल दानों का रूप लेता है। तो लाल दानों जो इंग्लिश में रेड जेंट बोलते हैं, 90% ऊर्जा लेस होने के बाद जिस कंडीशन में तारा होता है उसको लाल दानव बोलते हैं। लाल दानों के बाद दो कंडीशंस आती हैं, तारा या तो श्वेत वामन बनेगा, एक ही कंडीशन आप पहले समझिए, जब ये या तो श्वेत वामन, और श्वेत वामन के बाद यानी जब 90% ऊर्जा समाप्त हो गई श्वेत वामन बना, श्वेत वामन को ही अंतिम बार जब चमकता है, यानी अंतिम बार चमकता रहता है, तब इसे हम जीवाश्म तारा ही बोलते हैं। जीवाश्म तारा, या इसमें जीवाश्म ईंधन नाम मात्र बचता है, या फॉसिल स्टार, जीवाश्म तारा या फॉसिल स्टार बोलते हैं इसी को। किसको? श्वेत वामन का। अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है कि श्वेत वामन किसे कहते हैं, या फॉसिल स्टार किसे कहते हैं? श्वेत वामन को। या व्हाइट डॉर्फ किसे कहते हैं? जीवाश्म तारे को, क्लियर। तो ये अंतिम रूप में, बिल्कुल अंतिम रूप, जैसे कोई दीपक है, दिया है, दप दप दप, यानी जब बुझने का टाइम होता है, तो वो कंडीशन जब जिस तारीख की होती है वो श्वेत वामन कहलाता है। श्वेत वामन के बाद जब कंडीशन आती है वो होता है काला वामन, यानी ब्लैक ड्वार्फ। काला वामन ब्लैक ड्वार्फ, यानी अब इसकी 100% एनर्जी समाप्त हो चुकी है, ऊर्जा 100% ऊर्जा इसकी समाप्त हो चुकी है, तब ये काला वामन, अब ये बिल्कुल नहीं चमकेगा, बिल्कुल नहीं चमकेगा। ये लाल दानव कब बनेगा? श्वेत वामन। दो कंडीशन कौन सी? एक कंडीशन ये हो गई श्वेत वामन, काला वामन, पहले विरल गैस, इससे कभी क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, तो इसलिए इसको आप छोड़ दो, इसको नहीं पढ़ना है। पढ़ना मुझे निहारिका से है, क्वेश्चन निहारिका से पूछा, निहारिका क्या है? तो गैसों का भंडार या बादल रूपी गैसों का रूप जो है, बादल रूपी गैसों का रूप क्या? निहारिका, नेबुला है, ठीक। या गैसों की धुंध नेबुला कहलाती है, निहारिका कहलाती है। उसके बाद जब तारा 90% ऊर्जा ईंधन समाप्त हो चुका होता है, क्या कहलाता है? लाल दानव, यानी रेड जेंट, ठीक।
90%। और इसमें ऊर्जा का स्रोत क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन जब हीलियम में संलयित होता है तो इसमें ऊष्मा तैयार होती है। ऊष्मा किस रूप में, ईंधन किस रूप में होता है? प्लाज्मा के रूप में आता है। क्लियर? जब ऊष्मा जलने लगती है तो तारे का रूप ले लेता है। फिर जब 90% ऊष्मा शांत हो जाती है तो जो तारा होता है 2 रूप में कन्वर्ट होता है। पहला तो जब 95% ऊर्जा बढ़ती है तो श्वेत अमन, 90% ऊर्जा समाप्त, ईंधन समाप्त हो गया तो लाल दानव। लाल दानव के बाद जब 95% ऊष्मा या ईंधन समाप्त हो जाता है तो श्वेत अमन। जब 100% ऊष्मा समाप्त हो जाती है तो काला वामन कहलाता है, यानी ब्लैक ड्वार्फ कहलाता है, यानी बौना तारा, काला बौना तारा। दूसरी कंडीशन होती है जब श्वेत अमन, लाल दानव, जब रेड जेंट की दूसरी कंडीशन में बनता है अभिनव तारा। अभिनव तारा, इसको बोलते हैं इंग्लिश में सुपरनोवा। यही है भैया सुपरनोवा, सुपरनोवा। क्लियर? सुपरनोवा या इसी को बोलते हैं विस्फोटक तारा, ब्लास्ट स्टार, विस्फोटक तारा। क्लियर? जब इससे छोटा होगा, लाल दानव जब छोटा होगा श्वेत वामन तब बनेगा, यानी इससे छोटी कंडीशन जब बनेगी तो श्वेत वामन। जब इससे बड़ा आकार में होगा तो अभिनव तारा। अभिनव तारा जो लाल दानव रेड जेंट से बड़ा होगा। ठीक, अभिनव तारे को ही सुपरनोवा या विस्फोटक तारा भी बोलते हैं। अब देखिए विस्फोटक तारा जब विस्फोट होता है तो ये चार कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है। क्लियर? दूसरा होता है पल्सर, पल्सर के बाद होता है क्वेसर, क्वेसर के बाद होता है ब्लैक होल, जिसके बारे में आप अक्सर सुना करते हैं। यानी अभिनव तारा में जब विस्फोट होता है तो उससे नए 4 तारों का निर्माण होता है। अभिनव तारा से न्यूट्रॉन, पल्सर, क्वेसर, ब्लैक होल। जब अभिनव के विस्फोट होने के बाद जो सबसे बड़ा बनेगा वो न्यूटन बनेगा। बड़े से छोटे के एरो से इंडिकेट कर रहा हूँ। उससे छोटा बनेगा तो पल्सर बनेगा, पल्सर से छोटा बनेगा तो क्वेसर बनेगा, और जो सबसे छोटा बनेगा ब्लैक होल बनेगा। ये दो जो है ये बहुत तेज़ी से गति करते हैं, यानी बहुत तेज़ी से घूर्णन करते हैं। तो अक्सर एक बार एग्जाम में पूछ लिया कि वो कौन सा तारा है जो बहुत तेज़ी से गति करते हैं, तो या तो पल्सर होगा या तो क्वेसर होगा। दो में से कोई एक, या तो दोनों होंगे। तो ए और बी दोनों आपको क्लिक करने हैं, टिक करना है। क्लियर? दूसरी चीज, हाँ, सुपरनोवा या ब्लैक होल, ये छोटा, सबसे छोटा साइज होता है। बहुत तेजी से घूमने वाले पल्सर या क्वेसर होते हैं। अभिनव तारा का सबसे बड़ा रूप क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन तारा। और न्यूट्रॉन तारा में कोई भी चार्ज नहीं होता है। ब्लैक होल सबसे छोटा होता है। अब ब्लैक होल कहानी सुन लो। ब्लैक होल क्यों होता है? काला वामन। अक्सर ये जो पूछना लगता है कौन से तारे हैं जो कभी चमकते नहीं या जो बिल्कुल भी नहीं चमकते हैं। तो ब्लैक होल और काला वामन दो ऐसे तारे हैं जो बिल्कुल नहीं चमकते हैं, क्योंकि नाम ही काला वामन या ब्लैक ड्वार्फ, ब्लैक होल। क्लियर? तो न्यूट्रॉन चमकता है, चार्जेस नहीं होता लेकिन चमकता है, हल्का फुल्का चमकता है लेकिन चमकता है। ठीक, ब्लैक होल और काला वामन बिल्कुल नहीं चमकते हैं। नोट करके कहीं पे लिख लीजिए। ब्लैक होल कंडीशन क्या है? ब्लैक होल क्या होता है? ब्लैक होल एक्चुअली में सबसे छोटा साइज होता है। तो जैसे इसमें इसका घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा घनत्व ब्लैक होल का होता है, यानी कि बहुत बहुत ज़्यादा। जैसे कोई इतने बड़ा कोई पदार्थ ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, जैसे सपोज दैट, जैसे ये एक कपड़ा है। ठीक, कपड़ा है, ये क्या है? इसका घनत्व कम है क्योंकि इसका वेट कम है, भार कम है। तो जिस चीज़ का जितना कम भार होता है उसका उतना कम घनत्व होता है, डेंसिटी उतनी कम होती है। इसको जैसे जितना ज़्यादा आप मोड़ सको, आकार छोटा लेकिन भार बढ़ता जाए, तो घनत्व, उसमें घनत्व यानी घन, यानी उसमें तोड़ मड़ोड़ की चीज़ें घनी होती चली जाती हैं, तो घनत्व होता है। और घनत्व चीज़ों की जितनी छोटी चीज़ें होती हैं ज़्यादातर उनका घनत्व ज़्यादा होता है। तो इसको आप फिर मशीन में लेके जाएंगे और छोटा हो जाएगा। तो जब सबसे छोटा हो जाएगा तो घनत्व होता है। तो जो ब्लैक होल होता है वो किसी भी तारे का सबसे छोटा यानी सबसे ठोस रूप होता है। कठोरतम रूप जो होता है वो ब्लैक होल कहलाता है। तभी तो इसमें कोई भी प्रकाश जाकर इसको भेद नहीं पाता है, या इसमें जाकर इसमें समाहित हो जाता है, इसलिए ब्लैक होल दिखता नहीं है।
भाई कोई भी चीज़ तभी दिखती है जब प्रकाश जाता है, उससे टकराता है, रिफ्लेक्ट होता है, मेरे पास आता है, मेरी आंखों में, तब उसको कोई चीज़ दिखती है। इसीलिए ब्लैक होल चमकता नहीं है, क्योंकि इसमें सूर्य का प्रकाश जाता था लेकिन वापस नहीं आ पाता है, इसलिए दिखता नहीं है, इसलिए ब्लैक होल है। यहाँ तक कि इसमें कोई भी चीज़ चली गई तो समाहित हो जाती है। ब्लैक होल इतना मजबूत होता है, इतना ज़्यादा इसका घनत्व होगा, अगर 1 चम्मच ब्लैक होल निकाला जाए तो उसका वेट 10 हाथियों के बराबर होगा। 1 चम्मच ब्लैक होल का घनत्व जो है 10 हाथियों के बराबर होता है, इतना भारी वेट होता है ब्लैक होल का। तो आप सोच लीजिए कितना बड़ा होता होगा, कि एक तो अच्छी खासी आकार का होता है और इतना ज़्यादा घनत्व होता है उसका कि 1 चम्मच ब्लैक होल की मिट्टी अगर ली जाए तो वो क्या होगा, 10 हाथी के बराबर उसका वजन होगा, घनत्व होगा। तो ब्लैक होल जैसे क्या होता है वो, जैसे बंदूक की गोली ले ले, होती छोटी है भाई, ठोस होती होगी तभी कहीं मार दो तो आर पार हो जाती है। ठीक, घनत्व उसका ज़्यादा है, सॉलिड, बहुत ज़्यादा सॉलिड है, इसीलिए वो कोई किसी भी चीज़ में आती है तो आर पार होती है। इसीलिए जब ब्लैक होल से पृथ्वी को खतरा है, आप उल्का पिंड से खतरा नहीं है। एक्चुअली में उल्का पिंड जब आता है तो आप मिसाइल से उल्का पिंड को तोड़ फोड़ करते हैं, नष्ट कर सकते हैं, टूटेगा फूटेगा, ठीक है, जहाँ गिरेगा वहाँ पृथ्वी को नुकसान होगा, थोड़ा मोड़ा होगा। लेकिन ब्लैक होल अगर पृथ्वी से टकरा गया तो पृथ्वी को भेद करके निकल जाएगा, पृथ्वी को छेद करके निकल जाएगा, क्योंकि उसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, जरा भी फर्क नहीं पड़ना ब्लैक होल को। अगर ब्लैक होल आ रहा है और मिसाइल छोड़ दो तो मिसाइल ही समाप्त हो जाएगी, ब्लैक होल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आप पिक्चर वगैरह देखते हैं या पौराणिक सीरियल देखते हैं धारावाहिक, तो उसमें क्या कोई वैसा राक्षस आता जो तो भगवान देवी देवता या कोई भी बहुत छोटे छोटे नजर आते, वही चीज़ ब्लैक होल, वही चीज़, छोटा होगा या बड़ा होगा मैटर नहीं है, मैटर ये है कि छोटा भी है लेकिन इतना ज़्यादा वो घनत्व है कि किसी भी चीज़ से टकराएगा तो उसको भेद करके निकल जाएगा। समझ गए, ये होता है ब्लैक होल। अर्थात ब्लैक होल और काला वामन 2 ऐसे तारे हैं तो जो कभी भी चमकते नहीं हैं, बहुत तेजी से घूमने वाले, पल्सर और क्वेसर। और अभिनव तारा का सबसे बड़ा रूप न्यूट्रॉन, सबसे छोटा ब्लैक होल। अभिनव तारा का दूसरा नाम सुपरनोवा और विस्फोटक तारा। विस्फोटक तारा किसे कहते हैं? अभिनव तारा को। अभिनव सुपरनोवा कौन कहलाता है? विस्फोटक तारे सुपरनोवा कहलाते हैं। एक बार रिवाइज कर लें, निहारिका क्या होता है? गैसों का धुंध या गैसों का बादल, निहारिका कहलाते हैं, इंग्लिश में नेबुला। इसमें ऊर्जा का या ऊष्मा का स्रोत क्या होता है? तो हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन हीलियम में संलयित हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है इसका। तो इसमें जो ईंधन पाया जाता है किस रूप में होता है? प्लाज्मा के रूप में होता है। प्लाज्मा क्या होता है? सॉलिड और लिक्विड का मिश्रित रूप होता है प्लाज्मा। क्लियर? लाल दानव तारे के जब 90% ईंधन समाप्त हो जाता है, तारा कौन सा रूप लेता है? लाल दानव यानी रेड जेंट। और लाल दानव जब रेड जेंट यानी लाल दानव का रूप लेता है तो उसका आकार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। आकार जब बढ़ता है तो जब इसके छोटे इसके बराबर या सूर्य लाल दानव सपोज दैट सूर्य मान लो, अगर सूर्य के बराबर तारा है तो वो श्वेत वामन बनेगा। अगर सूर्य से जैसे सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 जब द्रव्यमान किसी सूर्य के द्रव्यमान से 1.4 जब आकार में बड़ा होगा कोई भी तारा तो वो 1.4 या 1.5 गुना मिल जाता है आपको पढ़ने को, लेकिन जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 1.4 है। ये किसने बताया था? ये बताया था भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर ने। चंद्रशेखर, ये भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर महोदय हैं। तो आपसे पूछ लिया था चंद्रशेखर सीमा क्या कहलाती है? तो चंद्रशेखर सीमा जो है वो होती सूर्य के द्रव्यमान का 1.44, ठीक, 1.44 यानी 1.5 गुना बोल देते हैं, नहीं एग्जैक्ट वैल्यू 1.44 से बड़े आकार में जो तारे होते हैं वो अभिनव तारा का रूप लेते हैं। या सूर्य के आकार के 1.44 गुना या उससे बड़े तक आकार के जो तारे होते हैं वो श्वेत वामन या काला वामन बनते हैं, श्वेत वामन बनते हैं। उस सूर्य के आकार के 1.44 से बड़े जो तारे होते हैं वो आपके अभिनव तारे बनते हैं। क्लियर? और कौन से 2 तारे जो चमकते नहीं हैं? वो काला वामन और ब्लैक वामन। फिर उसके बाद अंतिम बार
ये कब चमकता है? अंतिम बार 95% जब इसमें ईंधन बचता है तो जाके श्वेत भवन चमकना यानी व्हाइट ड्वार्फ चमकता है। तो इसलिए इसको जीवाश्म यानी जीव का थोड़ा अंश, जीवाश्म यानी जीवन का थोड़ा अंश जब बचता है तो जीवाश्म तारा भी कहलाता है इसे, या फॉसिल स्टार भी इसे बोलते हैं। फिर अभिनव तारा को स्फोटक तारा बोलते हैं। ब्लास्ट स्टार भी इसकी जब इसका ब्लास्ट होता है 4 रुपये में कन्वर्ट होता है। 4 रुपये मतलब नहीं एक बार में 4 नहीं, या तो न्यूट्रॉन बनेगा, या तो पल्सर बनेगा, या तो क्वेसर बनेगा, या तो ब्लैक होल बनेगा। चारों एक साथ नहीं बनेंगे, ये आप जान लो। चारों एक साथ नहीं बनेंगे, चारों में से कोई एक बनेगा। क्लियर? चलिए, चंद्रशेखर सीमा क्या होती है? चंद्रशेखर सीमा सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना के आकार को हम चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। पहले तो ये था कि सूर्य से बड़ा या सूर्य के कितना बड़ा, ये कन्फ्यूजन था। तो कन्फ्यूजन किसने दूर किया था? भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर सर ने। चंद्रशेखर सीमा इसीलिए उसको बोली जाती है। ठीक, आया समझ में? फिर बोलते हैं किसी भी तारे का रंग किस पे डिपेंड करता है? किसी भी तारे का रंग, कलर ऑफ स्टार, हाँ यहाँ मैं लिख रहा हूँ, कलर ऑफ स्टार इधर लिख दूँ, यानी तारों का रंग किस पे डिपेंड करता है? कलर ऑफ स्टार। 3 रंग होते हैं, एक लाल होता है, दूसरा श्वेत होता है, तीसरा नीला यानी ब्लू होता है। सूर्य का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना? 6000 डिग्री सेल्सियस। तो वो क्या होता है? वो नॉर्मल होता है। सूर्य क्या है? लाल रंग का है। आपको पीला दिखता होगा क्योंकि अब जैसे मैं अच्छा अंतरिक्ष या खगोल युद्ध में कोई कहे इतने कुछ किलोमीटर, तो वहाँ पर जो भी चीज़ें होती हैं वो करोड़ों में होती हैं। अब जैसे यह कह दिया जाए कि सूर्य के बाद दूसरा सबसे निकटतम तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूर्य से कितनी दूरी है हमारे यहाँ से? अगर आप 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हैं तब आपको 2.5 साल लगेंगे। कितने? 2.5 साल। जब 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की स्पीड हो आपकी 1 सेकंड में, तब आपको 2.5 साल लगेंगे प्रॉक्सिमा सेंचुरी में पहुंचने में। तो यहाँ पर जो कुछ दूरी जो सबसे निकटतम होगा तो करोड़ों में होगा, सबसे कम समय करोड़ों में होता है। ठीक, तो यहाँ पर जो चीज़ें होंगी करोड़ों में होंगी, अरबों खरबों में पहुँचेंगी। तो सूर्य का आधी जिंदगी सूर्य अपनी जी चुका है, बाकी आधी बची है। तो आधी जब बचेगी 90% जब उसकी ऊष्मा ईंधन समाप्त हो जाएगा, फ्यूल खत्म हो जाएगा, तो लाल दानव बनेगा। और लाल दानव जब बनेगा जब हम रहेंगे नहीं तो हमें जानने की जरूरत नहीं है, जो लोग रहेंगे वो जानेंगे। ठीक, कलर में आइए। जब आप कलर किस पे डिपेंड करता है? आप जान लो कलर ऑफ स्टार किसे? पृष्ठ तनाव पे नहीं, पृष्ठ तापमान पर। क्लियर? पृष्ठ किसी भी तारे का रंग जो है उसके सरफेस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, पृष्ठ तापमान पर। जब किसी भी तारे का तापमान 6000 डिग्री यानी नॉर्मल होगा, तो नॉर्मल पर क्या होगा? लाल होगा। यानी जब टेम्परेचर साधारण होगा तो रंग लाल होगा। जब मीडियम होगा तब रंग श्वेत यानी सफेद होगा। जब हाई होगा, जब टेम्परेचर यानी तापमान हाई होगा तब उसका रंग नीला होगा। अब आपके दिमाग में होगा हम लोग तो पीला भी देखते हैं, पीला कुछ नहीं दिखता है। भैया करोड़ों किलोमीटर दूरी पर है, करोड़ों किलोमीटर दूरी पर, आप थोड़ी सी दूरी में 400-500 मीटर पे तो आप बता नहीं सकते हो कौन सा रंग से एग्जैक्ट कलर क्या है। तो करोड़ों किलोमीटर दूरी पे आप रंग कैसे एग्जैक्टली बता दोगे? नहीं बता पाओगे। इसलिए जो सूर्य का रंग होता है लाल होता है, वो सूर्य पर आपको दिखता है कि पीला है। आया समझ में? तो ये है लाल रंग किसका है? सूर्य का, सन लिख लो। फिर एक बार रिवाइज कर लें। विरल गैसों का रूप जब संकेंद्रित होने लगता है तब निहारिका यानी नेबुला कहलाता है। फिर उसके बाद निहारिका नेबुला के बाद संकेंद्रा के बाद जब और भी घने हो जाते हैं गैसें, तो उनमें ऊष्मा यानी ऊष्मा तेज हो जाती है। ऊष्मा तेज होती है तो जलने लगती है। जब जलने लगती है तो तारे का रूप लेते हैं। जब ईंधन किसी भी तारे का 90% समाप्त हो जाता है, 90% ईंधन समाप्त हो जाता है, तो लाल दाने रेड जेंट कहलाता है। रेड जेंट
दो भागों में कन्वर्ट होता है। पहला, जब उस लाल दानव आप सूर्य मान लो, सूर्य के आकार, सूर्य का द्रव्यमान से 1.5 गुना जब बड़ा होगा तब अभिनव तारा का रूप होगा, नीचे वाली कंडीशंस फॉलो करेगा। जब सूर्य के द्रव्यमान के समान, सूर्य के द्रव्यमान से छोटा है, सूर्य के समान कोई भी तारा होगा तो छोटा यानी श्वेतवामन, ऊपर वाली कंडीशंस फॉलो करेगा। तो ऊपर वाली श्वेतवामन जब 95% किसी भी तारे में ईंधन बचेगा तो श्वेतवामन कहलाएगा। श्वेतवामन को इंग्लिश बोलते हैं व्हाइट डॉर्फ, या अंतिम समय में चमकता है, जीवों का बिल्कुल एक अंतिम क्षण रहता है, जीवाश्म बचता है, इसलिए इसको जीवाश्म तारा या फॉसिल स्टार भी बोलते हैं। फिर उसके बाद जब ऊर्जा या ईंधन बिल्कुल समाप्त हो जाता है तो इसको काला वामन यानी ब्लैक डॉर्फ बोलते हैं। सेकंड कंडीशन में आ गए। दूसरी कंडीशन में जब किसी भी तारे का आकार सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 से बड़ा होता है या इसके समान होगा तब भी ये कंडीशंस होगा। जब इससे बड़ा होगा यानी 1.5 गुना से बड़ा होगा तब उस अभिनव तारा बनता है। अभिनव तारा विस्फोटक तारा कहलाता है क्योंकि इसका विस्फोट होता है, जबरदस्त इसमें एनर्जी होती है, या इसी को इंग्लिश में सुपरनोवा बोलते हैं। फिर इसके बाद ये 4 कंडीशंस में जब इसका विस्फोट होता है तो 4 तारे बनते हैं। 4 में से कोई एक बनेगा, चारों एक साथ नहीं बनेंगे। ये नोट कर लो, ध्यान कर लो, दिमाग में रख लो, इसलिए बार बार मैं बता रहा हूँ आपको। तो न्यूट्रॉन में कोई भी चार्जेस नहीं होते हैं, ठीक है, बिल्कुल शिथिल रहता है लेकिन चमकता है। फिर उसके बाद पल्सर बनता है, पल्सर बाद क्वेसर बनता है। पल्सर और क्वेसर सबसे तेजी से घूमने वाले तारे होते हैं। अक्सर पूछ लेता है सबसे तेजी से घूमने वाले तारे कौन से होते हैं, तो पल्सर और क्वेसर होते हैं। उसके बाद आपका ब्लैक होल बनता है। ब्लैक होल का सबसे ज़्यादा घनत्व पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होता है, तो आपका जवाब होगा ब्लैक होल का। ठीक, 1 चम्मच ब्लैक होल जो है 10 हाथियों के बराबर उसका घनत्व होगा। फिर उसके बाद किसी भी तारे का रंग किस पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है, तो उसके पृष्ठ टेम्परेचर पर, पृष्ठ टेम्परेचर जो ऑप्शन बी पे देता वही, पृष्ठ तापमान यानी सरफेस टेम्परेचर पर। क्या किसी भी तारे के कितने रंग होते हैं, 3 रंग होते हैं, लाल, सफ़ेद और नीला। लाल, श्वेत, नीला, रेड, व्हाइट और ब्लू। लाल कब होता है, जब टेम्परेचर नॉर्मल होता है 6000 डिग्री सेल्सियस, यानी सूर्य का टेम्परेचर कितना 6000 डिग्री सेल्सियस है। जब 6000 डिग्री सेल्सियस होता है तो नॉर्मल होता है, तो नॉर्मल होता है टेम्परेचर तो लाल रंग का होता है। जब मीडियम टेम्परेचर है 6000 डिग्री से अधिक तब श्वेत होता है, यानी व्हाइट कलर का दिखता है स्टार। ठीक, यानी जवानी का रूप ये होता है, इसका बचपन का रूप है, ये जवानी का रूप है, ये वृद्धावस्था का रूप हो जाता है। ठीक, नीला हाई टेम्परेचर जब होता है तो नीला हो जाता है। तो ये है, हाँ ठीक, तो ये है आपका एस्ट्रोनॉमी के स्टार्ट। इसके बाद हम आकाशगंगाओं का अध्ययन करेंगे। ठीक, देखिए तरीका क्या होता है, ब्रह्मांड होता है, ब्रह्मांड के बाद सुपर क्लस्टर होता है, सुपर क्लस्टर के बाद क्लस्टर होता है, क्लस्टर के बाद आकाशगंगा होती है, आकाशगंगा के बाद तारामंडल होता है, तारामंडल के बाद नक्षत्र होता है, नक्षत्र के बाद सौरमंडल होता है, सौरमंडल के बाद आपका सूर्य ग्रह, सूर्य ग्रहों के बाद हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। ये होता है सीक्वेंस किसी भी क्रम का। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, ध्यान से पढ़िएगा, इसलिए मैंने इसको कई बार रिवाइज करा दिया है ताकि चीज़ों को आपके दिमाग में बिल्कुल सही तरीके से सेटल हो जाए, आपको बार बार किसी भी चीज़ को पढ़ना ना पड़े। मैं बहुत मेहनत करता हूँ आप सभी के लिए, तो आप भी कोशिश करें मेहनत करने के लिए। ठीक है, अगर आप ये समझ गए, इसके बाद भी हम सूर्य का पढ़ाएंगे, 1-2 लेक्चर के बाद सूर्य आएगा। सौरमंडल मैंने पढ़ा दिया है, सौरमंडल इसलिए मैंने पढ़ाया ताकि चीज़ें आप थोड़ी बहुत जान लें, इस तब मैं यहाँ पर आया हूँ। उसके फर्स्ट टॉपिक ये है, वो सेकंड या थर्ड में पहुँचेगा, लेकिन उसको पढ़ाने से मेरा एक ही मकसद था, चीज़ें आप थोड़ी बहुत जान लें, कुछ शब्दावलियों से परिचित हो जाएँ। ठीक, फिर यहाँ पर अब आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। इसके बाद अगला लेक्चर आपका आकाशगंगाओं होगा, आकाशगंगाओं से रिलेटेड होंगे। फिर उसके बाद हम धीरे क्रम वाइज चलेंगे, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी सबका अध्ययन करेंगे। सौरमंडल हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मुझे सौरमंडल का अध्ययन नहीं करना है, जो भी महत्वपूर्ण है जहाँ से क्वेश्चन आए तो वो पढ़ना है। तो इसलिए निहारिका के पहले वाला चीज़ नहीं पढ़ना है, लेकिन चीज़ों को समझने के इसको ज़रूरी था। ठीक है, तो चलिए आज सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और शेयर करना मत भूलिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।